हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। डे वाइज सीरीज़ में हम लोग भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कल आ चुका है। जिन्होंने भी कल वाली क्लास नहीं देखी है वो उसको ज़रूर देख लें। डे वाइज सीरीज़ में यूपीपीसीएस 2024 के लिए अपर निजी सचिव और आरओ का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कंप्लीट जीएस प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे आरओ के लिए सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। दोनों ही आपको साथ में फॉलो करते हुए चलना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें भाग 4 हम कंप्लीट कर चुके थे। 4A तक कंप्लीट हो गया था, जहाँ पर हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए थे। तो पार्ट 1 में हमने भाग 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र जो आते हैं इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं वो पढ़े। सेकंड पार्ट में नागरिकता पढ़ा। थर्ड पार्ट में हमने मौलिक अधिकार पढ़े हुए हैं। मौलिक अधिकार के बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व और फिर भाग 4A पढ़ा, जो कि था मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जिन्हें बोलते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। अब ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हम पढ़ने जा रहे हैं। किस पार्ट में पढ़ेंगे? भाग 5 हमने 4A तक पढ़ लिया है। अब जो पार्ट आगे बढ़ने वाला है वो पार्ट 5 है, जिसमें हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे और कार्यपालिका में हमें राष्ट्रपति भी पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो अनुच्छेद है 52, ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। अर्थात आर्टिकल 52 कहता है कि इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात अगर ये बोला गया है तो इसका अर्थ क्या है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति इसमें बताई गई है। तो आर्टिकल 53 समझिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आगे पढ़ना है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 54। देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया आपको इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे दिए गए हैं। कौन कौन से? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। इसके बाद के जो आगे दिए गए हैं वो है 65, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 भी है, 85। इसके बाद 111 आगे दिया गया, 112, 130 और 123 और 143 इनकी कुछ शक्तियाँ हैं। तो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो सीरियल से दिए गए हैं उनको समझ लेते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में दिया गया है? आर्टिकल 54 में। अब देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। इसमें संसद के दोनों सदन जो कि निर्वाचित सदस्य होंगे वो सारे भाग लेते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये मैंने आपको सामान्य सी जानकारी दी है, ठीक है। और इसमें कौन कौन भाग नहीं लेते हैं अगर मैं बता दूं आपको, तो इसमें जो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद या विधानसभा के जो नामांकित सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे और राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। देखिए जो दिल्ली और पुदुचेरी है इसकी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो कौन कौन हो गए? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ये सारे भाग लेते हैं। बाकी आपको कुछ दिया जाएगा तो वो भाग नहीं लेते हैं, मैंने समझा दिया है। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 55 की तरफ। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो आर्टिकल 55 में दिया गया है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि दी गई है। अर्थात राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को, लेकिन इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को भी दी जाती है। तो आर्टिकल 56 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की पदावधि दी गई है। अब आर्टिकल 57 की बात करते हैं। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अर्थात आर्टिकल 57 के तहत राष्ट्रपति एक बार से अधिक कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र होते हैं, जबकि ऐसा अमेरिका में नहीं होता। क्या होता है? केवल 2 ही कार्यकाल तक हो सकते हैं, लेकिन भारत में 1 से अधिक बार तक कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। किसमें दिया गया? आर्टिकल 57 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। तो राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अर्हता,
तो इसके अनुसार क्या होगा, भारत के नागरिक होने चाहिए अगर राष्ट्रपति बनना है तो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण ना करता हो। ये किस प्रकार की अर्हताएं हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, किसमें दिया गया, आर्टिकल 58। आगे बढ़े, आर्टिकल 59 या अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई हैं। अर्थात ये शर्तें कैसे हैं, जैसे कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या राज्य के किसी भी विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते, किसी भी सदन के। तो इस प्रकार की जो भी कंडीशंस हैं वो किस में दी गई हैं, 59 में। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 60 में, राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान किस में दिया गया, आर्टिकल 60 में। तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति के शपथ का पहले तो प्रारूप दिया गया है और इसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके सामने शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति अपने शपथ में संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 60 के अनुसार क्या हो गया, राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किसमें दी गई है, आर्टिकल 61 में दी गई है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। अगर ये पूछा जाए किस सदन में प्रारंभ होगा तो कोई भी सदन हो सकता है और ऐसा आरोप लगाने के लिए उस सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा संकल्प लाया गया और कम से कम 14 दिन पूर्व ऐसी लिखित सूचना भी दी गई हो। तो ये किस में हो जाएगा, आर्टिकल 61 के तहत। फिर बात करते हैं आर्टिकल 62 या फिर अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की जो पदावधि है वो किस में दी गई है, आर्टिकल 62। अर्थात इसके तहत राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो गई है तो इस रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि समाप्ति के पहले ही पूर्ण कर ली जाएगी, ठीक है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या महाभियोग के कारण अगर पद की रिक्ति हुई है तो निर्वाचन, इसके लिए जो निर्वाचन है रिक्त होने की तारीख की 6 माह के भीतर कराया जाता है। कुछ ऐसा इसमें दिया गया है। अब पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में या अनुच्छेद 63 के तहत। देखिए, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल ये लिखे गए हैं ना सामने, आपको उनको सबको एक पास लिख लेना है। यहाँ पर पढ़ रहे हैं सीरियल से, वैसे पढ़ते रहिए मेरे साथ, आप पूरा वीडियो देखिए। लेकिन जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं एक पास लिखेंगे और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक या जो भी चीज़ें लिखी हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो उनके सामने लिख लेंगे। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति के बारे में आगे जैसे भी पढ़ाती जाऊँगी वैसे लिखते जाएंगे। अब बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। भारत के नागरिक होंगे, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे, जो भी इनकी योग्यताएं आर्टिकल 66 के तहत दी गई हैं वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर है आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति हो। अनुच्छेद 64 में दिया गया उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना और इसी रूप में उन्हें वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। राज्यसभा के जो ये पदेन सभापति होते हैं। फिर बात करते हैं आर्टिकल 65 की, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उनके कृत्यों का निर्वहन करना। जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है तब वो राष्ट्रपति की तरह ही कार्य करते हैं और ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 65। तो अब ये राष्ट्रपति की तरह ही इनको सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं आर्टिकल 65 के अनुसार। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए क्या योग्यता है सब दी गई है। फिर आर्टिकल 67 या अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पदावधि की हमने बात करी उसी प्रकार उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में किसमें दिया गया, आर्टिकल 67 में। अब देखते हैं आर्टिकल 68 में क्या दिया गया, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि भी इसमें दी गई, किसमें, आर्टिकल 68 के तहत। 69 माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल 69 या अनुच्छेद 59 इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया, किसमें, आर्टिकल 69। इसके तहत उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने क्या करेंगे, अपना जो शपथ है वो लेंगे, ठीक है। तो ये किसके तहत, आर्टिकल 69 के तहत। इस प्रकार हमने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल देखे हैं। उपराष्ट्रपति से भी रिलेटेड देख लीजिए, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70 और 71। तो 63 से लेकर के 71 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हैं और एक पास इनको आप प्रिपेयर कर लेंगे। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड और भी आर्टिकल हमें पढ़ने थे, उसमें आर्टिकल 70 आ जाता है, तो उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, फिर आर्टिकल 71 देखते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय दिए गए हैं। आर्टिकल 72 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना है। क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, ऐसी शक्ति राष्ट्रपति के ही पास है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है। तो राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है, लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड पर क्षमा की शक्ति नहीं दी गई। बाकी लघुकरण शक्ति है राज्यपाल के भी पास। यहाँ पर जो मृत्युदंड पर क्षमा की शक्ति है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। आगे बढ़ें, आर्टिकल 73 देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये किसमें दिया गया? आर्टिकल 73 के तहत दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो भारत का महान्यायवादी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये सब किसमें पढ़ेंगे हम? इन आगे के आर्टिकल्स में। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 74, आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो आर्टिकल 74 स्पष्ट करता है कि इसके तहत राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए या सहायता देने की, मतलब राष्ट्रपति के पास संघ की कार्यपालिका शक्ति है। अब इस शक्ति के प्रयोग के लिए उनकी सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अब ऐसी सलाह बाध्यकारी होगी या नहीं, इस संबंध में अस्पष्ट था पहले, लेकिन बाद में होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर उसमें निर्धारित कर दिया जाता है आर्टिकल 74 के तहत कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के प्रयोग में जो सलाह दी जाएगी इस मंत्रिपरिषद द्वारा, तो इस सलाह के लिए ये बाध्य होंगे। कैसे? आर्टिकल 74 के तहत। क्लियर हो गया। आर्टिकल 75 में बढ़े, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं आर्टिकल 75 में। फिर आर्टिकल 76 है भारत का महान्यायवादी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो 76 हो गया भारत का महान्यायवादी। 75 किसके बारे में है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, तो ये आर्टिकल 75 में है। 76 में कौन हो गया? भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 77 है भारत सरकार के कार्य का संचालन। उसके बाद है आर्टिकल 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देंगे। ये आर्टिकल 78 के तहत बताया गया है। तो यहाँ तक हमने राष्ट्रपति से संबंधित देखा। अब हम पढ़ेंगे संसद से संबंधित अनुच्छेद। संसद से रिलेटेड सबसे पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 79। इसके तहत संसद का गठन दिया गया, अर्थात 79 के तहत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्या है? राज्यसभा और लोकसभा। फिर है राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल 80 के तहत दी गई है। राज्यसभा क्या होता है? संसद का उच्च सदन होता है, इसे राज्यों का सदन भी कहते हैं। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर बात करते हैं लोकसभा की रचना। अब लोकसभा की रचना किस में दी गई है? आर्टिकल 81 के तहत। अब बात करते हैं आर्टिकल 82 अर्थात अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन दिया गया है। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक क्षेत्रों का विभाजन संसद द्वारा निर्धारित विधि के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इस संबंध में जो संसद द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम है इसको निर्मित किया गया। ठीक है, जैसे कि 1952 में हुआ, 1962 में, 1972 में, 2002 में, ऐसे ही बनता गया ना, तो वो किस में दिया गया? इसी आर्टिकल 82 के तहत। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 83 पढ़ना, 83, संसद के सदनों की अवधि दी गई है। इसमें दोनों सदन कौन कौन से? राज्यसभा है और लोकसभा है। तो इन सदनों की अवधि किस में पता चलेगी? आर्टिकल 83 के तहत। राज्यसभा स्थायी सदन होता है तो इसका विघटन नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के जो प्रत्येक सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया जाता है। साथ ही राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बात करते हैं लोकसभा की, तो इसका समय कितना होगा? 5 वर्ष की अवधि। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किस में दी गई है? आर्टिकल 84 के तहत। अगर संसद के सदस्य बनना है लोकसभा या राज्यसभा के,
तो उसकी अर्हता क्या होगी आर्टिकल 84 में। आर्टिकल 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो होता क्या है संसद के सत्र में, ये 85 के तहत ही है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के सत्रों को आहूत किया जाता है, लेकिन जो 2 सत्र होंगे इनके बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होता है। इस तरह की जो जानकारी है वो किस में होगी आर्टिकल 85 के तहत। अब देखेंगे आर्टिकल 86 में क्या दिया गया है, सदनों के अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, मतलब ये किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति के अधिकार से। आर्टिकल 86। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, इसके तहत राष्ट्रपति चुनाव के बाद लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद क्या करते हैं, प्रथम सत्र के आरंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में क्या करते हैं, एक साथ दोनों सदनों को संबोधित करते हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियां होती हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं जो मंत्रिपरिषद द्वारा बनाया जाता है। अभिभाषण के बाद दोनों सदन को धन्यवाद प्रस्ताव भी वो पारित करते हैं। तो ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। फिर है आर्टिकल 88, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के जितने भी अधिकार हैं वो किस में दिए गए हैं, 88 में। आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में यहाँ पर उल्लेख दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 90 के तहत उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 90 के तहत उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना दिया गया है। आर्टिकल 91 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति दी गई है। देखिए सबसे पहले तो सभापति के बारे में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति 89 में दिए गए हैं। फिर अगर उपसभापति का पद रिक्त होगा या पद त्याग होगा, पद से हटाए जाएंगे, तो उसके बारे में आर्टिकल 90 है। 91 में जो सभापति का पद है उसके कर्तव्य दिए गए हैं, उनका पालन करना, और उनके रूप में सभापति के रूप में जब वो नहीं होंगे तो उपसभापति के कार्यों की शक्तियों की जो व्याख्या है वो दी गई है। आर्टिकल 92 देखते हैं, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, आर्टिकल 92। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिए गए हैं। फिर आर्टिकल 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त होता है या फिर पद त्याग और पद से हटाया जाना है तो किस में दिया गया, आर्टिकल 94। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति दी गई है। देखिए जहाँ पर समझाने वाले थे आर्टिकल उनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये आपको याद करने पड़ेंगे और ये ऐसे ही पूछे जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाती, तो आपको इसी तरह इसको प्रिपेयर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 96 के अनुसार जब अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होता है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 के तहत सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। संसद का सचिवालय, आर्टिकल 98। 99 में सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान दिए गए हैं। आर्टिकल 100 के तहत सदनों में मतदान रिक्तियों के होते भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति दी गई है। फिर 101 में रिक्त स्थानों का रिक्त होना दिया गया है। 103 में सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय दिया गया है, मतलब कोई भी सदस्य अयोग्य घोषित किया जाएगा उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। आर्टिकल 104 में देखेंगे अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निरअर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए जो शक्ति है 104 के तहत। 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों के विशेषाधिकार आदि दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये किससे रिलेटेड है, संसद और इसके सदस्यों की जो शक्ति है, विशेष अधिकार है और उनकी प्रतिरक्षा है, किसमें दिए गए हैं, ये आर्टिकल 105 और 106 जैसे आप देख रहे हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 107 में दिया गया है विधेयक के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। फिर आर्टिकल 108 है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें याद ये रखना है आपको कि अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, आर्टिकल 109 याद रखना है। फिर धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है। 110 के तहत क्या है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। फिर बढ़ते हैं 111 के अनुसार विधेयक पर अनुमति के लिए 111 आर्टिकल है। तो एक आर्टिकल 111 में आपको समझा दूं कि देखिए सबसे पहले तो दोनों सदनों द्वारा अगर विधेयक पारित हो जाता है
तो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। तो आर्टिकल 111 के तहत ऐसे विधेयक पर वो अपनी अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं या फिर विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो ये सारी जो शक्ति है राष्ट्रपति की वो आर्टिकल 111 के तहत दी गई है। फिर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, जिसको बजट बोलते हैं। बजट टर्म नहीं यूज़ किया गया है यहाँ पर। क्या यूज़ किया गया 112 के तहत? वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए, धन विधेयक के बारे में मैं आपको एक और जानकारी बता दूं कि जैसे हम लोगों ने अभी आर्टिकल 109 पढ़ा है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो इसके तहत धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया। देखिए, धन विधेयक के बारे में मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आर्टिकल 109 में हम लोगों ने पढ़ा ना, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो ये जो धन विधेयक है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, केवल लोकसभा में ही और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। तो ये किस में होगा? आर्टिकल 109 के तहत। अब राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर अपने विधेयक को, ये जो विधेयक है इसको अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा में लौटा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। विनियोग विधेयक 114 और 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान ये दिए गए हैं। ये वित्तीय मामलों की प्रक्रिया से रिलेटेड आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान ये दिया गया है। फिर वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किसमें? आर्टिकल 117, 118 में प्रक्रिया के नियम दिए गए हैं। सामान्य प्रक्रिया में पढ़ना आर्टिकल 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन दिया गया है। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से रिलेटेड है। आर्टिकल 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन दिया गया है। और आर्टिकल 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना, ये इंपॉर्टेंट है 122। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 123 स्टार लगा लीजिए, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की ये राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण विधायी शक्ति होती है। ये एक तरह का अस्थायी कानून होता है। यह तब जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो, तो राष्ट्रपति के पास ऐसा समाधान होता है कि वो इस प्रकार का अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके तहत आएगा? आर्टिकल 123 के तहत। लेकिन जो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अध्यादेश जो जारी किया गया है वो वापस भी लिया जा सकता है। और जो अध्यादेश जारी किया गया है इसकी अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 6 माह 6 सप्ताह की, बस 6 माह तक ही हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखनी है। तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। इस तरीके की और भी शक्ति हैं, वीटो पावर है, आपातकाल संबंधित इनकी शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ेंगे। देखिए, मैं अभी सीरियल से आपको पढ़ा रही हूँ अनुच्छेद, तो उसी प्रकार पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल 123 तक पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे के जो अनुच्छेद हैं वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। हम कुछ पार्ट में ही कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे आप एक साथ में इतने आर्टिकल्स नहीं याद कर सकते, इतने अनुच्छेद नहीं याद होंगे। तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ आपको समझा करके इनको प्रिपेयर करा दूँ। आपको क्या करना है, वीडियो एक बार सुनना है सबसे पहले, उसके बाद जैसे मैंने बताया वैसे आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेने, तैयार कर लेने। और जो भी इंपॉर्टेंट है उनसे संबंधित जो भी आर्टिकल हैं, जो फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। और उसके अलावा आप एज इट इज़ पढ़ लीजिए। आगे के आर्टिकल्स हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को और लोगों को शेयर भी करते रहिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसका अगला पार्ट भी आप लोग को देखना है। तो ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। और ये डे वाइज सीरीज़ के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ भी फॉलो करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।